कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। मेरी सुहागरात हवाई जहाज में हुई थी। शादी के बाद मैं रुखसत होकर लाहौर से कराची हवाई जहाज से अपने ससुराल जा रही थी। मेरा शौहर घर जाने तक इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वह बेकाबू होकर मेरे साथ हवाई जहाज में ही उसने मेरे साथ। हम जमीन से पता नहीं कितने हजार फीट बुलंदी पर थे जब मेरे खूबसूरत खूबरू नौजवान शौहर ने मुझे कहा कि वो जो सामने छोटा सा कमरा नजर आ रहा है ना, चलो उधर चलते हैं। मैंने कहा कि वो तो बाथरूम है। कहने लगा कि हाँ, तुम्हें बाथरूम नहीं जाना। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले गई थी। उसने कहा कि अच्छा, तो तुम जरा दोबारा जाओ। मैंने कहा कि क्यों? तो उसने कहा कि बताता हूँ, और दरवाजा लॉक नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं उसकी बात क्यों ना मानती, वो मेरा शौहर था और अभी हमारी जिंदगी शुरू हुई थी। मैं उस बाथरूम में चली गई और मैंने दरवाजा लॉक नहीं किया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे में हलचल हुई और जो शख्स अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। अब मैं वहां से नहीं भाग सकती थी क्योंकि उसने दरवाजा लॉक कर दिया था। मेरा नाम मरियम है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप चाहते थे कि वह मेरी शादी बहुत अच्छी जगह पर करवाएं। हम लोग लाहौर में रहते थे और रिश्ता मेरे लिए कराची से आया था क्योंकि वह वहाँ के बहुत ही ज्यादा अमीर लोग थे, फैक्ट्रियों के मालिक थे। इतनी दूर बेटी को भेजना मेरे माँ बाप के लिए मुश्किल था और बाबा ने कहा कि इतना अच्छा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए शादी के लिए हाँ कह दिया। वो लोग बारात ले लाहौर आए और अब यहाँ से बारात वापस भी जानी थी। मैं सोच रही थी कि इतना लंबा सफर कैसे तय होगा, वह भी दुल्हन बनके। लेकिन यह लोग वाकई बहुत ज्यादा अमीर थे और चीजों को समझने वाले भी थे। यह लोग तो जहाज में आए थे और वापसी भी जहाज में थी। इसका मतलब उनके पास बहुत पैसे थे। मेरी सारी कजन तो अभी से ही मुझसे जलने लगी। मेरे शौहर का नाम सरमत था। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नौजवान था। शादी तो हो चुकी थी, अब साथ बैठे थे, तस्वीरें वगैरह बन रही थी और कुछ रस्में हो रही थी। जब मेरी एक कजन मेरे पास आई और कहने लगी कि तेरा शौहर तो बड़ा खतरनाक लगता है, वो मेरे कान में बोली। मैंने कहा कि खतरनाक कैसे? उसने कहा कि देख तो सही, कैसा लंबा चौड़ा बाका नौजवान है, यह तो तुझे खा जाएगा। मैंने कहा कि यह क्या बात कर रही हो? मैं शर्माने लगी तो उसने कहा कि नहीं, सीरियस बात है, मैं तुझे बाद में बताती हूँ। मैं सोचने लगी कि पता नहीं उसने मुझे क्या बात बतानी है। खैर, अब मैं दुल्हन बनके तो सफर कर नहीं सकती थी, इसलिए मेरी सास ने कहा कि इसके कपड़े बदलवा दें और इसे कोई कामदार सूट ही पहना दे जिसमें ये बहुत खूबसूरत लगे, लेकिन दुल्हन के कपड़े बदलवा दे क्योंकि सफर है और ऐसे अजीब भी लगता है। हम प्लेन में जाएंगे तो बुरा लगेगा, फिर वहां जाके हम इसको दोबारा तैयार करवा देंगे। मैंने शुक्र अदा किया कि चलो उनको इतना ख्याल तो आया, वरना मैं दुल्हन बनके प्लेन में बैठती हुई कैसी लगती। लगना तो मैंने अभी भी दुल्हन ही था। मुझे इतनी सारी मेहंदी लगी हुई थी और मुझे फिर से लाल रंग का ही जोड़ा पहनाया जा रहा था। मेरी माँ और मेरी एक कजन मुझे तैयार करवा रही थी। जब मेरी वही वाली कजन वहां पर आ गई और उसने कहा कि बाकी के काम मैं करती हूँ, मेरा दुपट्टा सेट करते हुए बोली कि देख, अपने शौहर से बच के रहना, लड़कियां पहली ही रात अस्पताल पहुंच जाती है। मैंने कहा कि क्यों, अस्पताल क्यों पहुंच जाती है? डर की वजह से। लेकिन मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा। बाबा ने समझाया कि लोग बहुत अच्छे हैं। वो कहने लगी कि डर की वजह से नहीं। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? तेरी कोई बड़ी बहन भी नहीं है और तेरी माँ इन बातों में बिल्कुल बेवकूफ है। तुझे किसी ने कुछ समझाया भी नहीं होगा। बस मैं तुझे इतना समझा रही हूँ कि अपने शौहर से कहना कि ज्यादा जज्बाती ना हो जाए। मुझे खैर इसकी बात फिर भी समझ नहीं आई क्योंकि शादी वाला घर था, माहौल था, तो बस जल्दी जल्दी तैयारी शारी करवा के रुखसती की रस्म होने लगी ताकि वापस जा सके, और वहीं से एयरपोर्ट की तरफ रवानगी हो गई। सीट्स पहले से ही बुक थी। उन लोगों को कहा गया था कि एक दिन रुक के सुबह चले जाएं, पर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पहले ही सीट्स बुक करवाई थी, अब हम कैंसिल नहीं कर सकते। एयरपोर्ट की लॉबी में मैं और मेरा शौहर एक साथ ही बैठे थे। अभी तक हमने कोई खास बात नहीं की थी।
उसने बस मुझसे इतना पूछा कि तुमने कुछ खाना पीना है तो बता दो। मैंने कहा कि नहीं। मैंने जवाब दिया, लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर भी बैठा हुआ था। वो कजन की बातें बार बार जहन में आ रही थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं उसने इतनी खौफनाक बातें क्यों की। दिल तो चाह रहा था कि अम्मी से जाके पूछूं कि ये सब क्या है, लेकिन वह तो मुझे बार बार यही कहती थी कि फिक्र ना कर मरियम, सब ठीक हो जाएगा। सरमद बहुत अच्छा लड़का है और उनके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि शायद यह कजन बस मजाक कर रही होगी या मेरा दिल हल्का करने की बजाय और डरा रही होगी। जहाज में बैठने का लम्हा मेरे लिए बहुत अजीब था। एक तरफ खुशी थी कि नई जिंदगी शुरू होने जा रही है, दूसरी तरफ एक अनजाना खौफ भी था। जहाज ने जैसे ही उड़ान भरी तो मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। खिड़की के बाहर देखती रही ताकि अपने अंदर के डर को छुपा सकूं। सरमत मेरे साथ ही बैठा था। वो खामोश तबीयत का लग रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। कभी कभी वो मेरी तरफ देख लेता और फिर आंखें दूसरी तरफ कर लेता। मैंने दिल में सोचा कि यह तो बिल्कुल मेरी कजिन की कही हुई बातों के खिलाफ है। यह तो बिल्कुल सीधा साधा और मासूम सा दिख रहा है। सफर का वक्त ज्यादा नहीं था, लेकिन मेरे लिए घंटों की तरह गुजर रहा था। मैंने खुद को मशरूफ रखने के लिए दिल ही दिल में दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। या अल्लाह मेरी नई जिंदगी खुशियों से भर दे, या अल्लाह मेरे वालदैन का मान रखना। ये सब दुआएं मेरे दिल से खुद निकलती जा रही थी और मैं रोती हुई अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रही थी। मैं सामने देख रही थी जब अचानक मेरे हाथ को मेरे शौहर ने पकड़ा। मेरा हाथ सीट की साइड पर रखा हुआ था और उसका हाथ भी उसी तरफ था। उसने मेरे हाथ को पकड़कर बहुत जोर से दबोच लिया। मैंने हैरान होकर देखा तो कहने लगा कि क्या हो गया? हाथ ही तो पकड़ा है तुम्हारा, और देखो यूं तो आज हमारी सुहाग रात थी, लेकिन जब तक हम घर पहुंचेंगे तब तक सुबह हो चुकी होगी। जाकर सब लोग सो जाएंगे, आराम करेंगे। उसके बाद तुम्हें दोबारा तैयार किया जाएगा और फिर कहीं तुम मेरे हाथ आओगी। जब उसने कहा कि तुम मेरे हाथ आओगी तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैं शर्माने लगी तो उसने कहा कि तुम शर्माती हुई बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी शर्म में वक्त निकल जाता है और खूबसूरत लम्हे खराब हो जाते हैं। मैंने कहा कि मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। उसने कहा कि देखो, मैं एक बड़ा ही एडवेंचरस किस्म का आदमी हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है। तुम मेरे साथ रहोगी ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें जो हम दोनों को हमेशा याद रहे। मैंने कहा कि ऐसा काम? उसने कहा कि सोचो, कभी किसी ने हवाई जहाज में सुहागरात मनाई है क्या? मैंने कहा कि कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा कि होने को क्या नहीं हो सकता। यह बड़ा ही एडवेंचरस होगा और हमें हमेशा याद रहेगा। हमारी जिंदगी की एक खूबसूरत याद भी बन जाएगी जिसे बाद में हम याद करके हंसेंगे। मैंने कहा लेकिन हम तो ओपन सीट्स पे बैठे हैं, यहाँ तो कोई कैबिन भी नहीं है। वो कहने लगा कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि मेरी बात मानोगी या नहीं, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं हैरान हुई कि क्या कहूँ। मैं कहती कि नहीं, मैंने तो आपकी बात नहीं मानी तो कितना बुरा लगता। मैंने बस सर झुका के हाँ में हिला दिया। उसने कहा कि शाबाश, मुझे ऐसी ही बीवी चाहिए। मेरे साथ तुम बहुत खुश रहोगी, बस हमेशा मेरी बात मानना। सरमत ने मुझे कहा कि यहाँ जो कुछ भी होगा उसके बारे में किसी को कुछ बताना नहीं। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है। मैं खामोश रही। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ और तजस्सुस दोनों मौजूद थे। मैंने सरमत की आंखों में देखा। वो पूरी संजीदगी से मुझे देख रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा कि सरमत, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं। वो मुस्कुरा कर बोला, तुम बस मेरी बात मानोगी और जो मैं कहूँगा वो कर लो, बस उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने सरमत की बात सुनकर दिल ही दिल में सोचा कि शायद यह सब मेरी पहली रात का एक हिस्सा है, लेकिन मेरे दिल में खौफ था क्योंकि ये सब कुछ मेरे लिए नया और अनजान था। मैं सामने खड़ी थी। सरमद मेरे करीब आया और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ गर्म और सुकून देने वाला था। मैंने झिझक के साथ उसकी तरफ देखा। उसने आहिस्ता से कहा, मरियम, तुम फिक्र ना करो, यह सब तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हें पता है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज का लम्हा सबसे खास है।
मैंने सरमद की बात को सुनते हुए एक गहरा सांस लिया और दिल में सोचा कि शायद यह सब एक इम्तिहान है जो हमें एक दूसरे के लिए देना है। सरमद ने मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और कहा कि हम जिंदगी के इस नए सफर का आगाज कर रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह लम्हा हमेशा याद रहेगा। मैंने सरमद की बात पर सर हिला दिया, लेकिन दिल ही दिल में एक सवाल था कि यह लम्हा कैसे और क्यों यादगार रहेगा। मैंने पूछा कि सरमद, क्या यह सब जरूरी है? उसने मुस्कुराकर कहा, जरूरी नहीं, लेकिन खास जरूर है, और खास लम्हात जिंदगी में हमेशा याद रहते हैं। मैं खामोश हो गई और उसकी बात पर गौर करने लगी। सरमद ने आहिस्ता से कहा कि तुम्हारे चेहरे पर यह खौफ है, वो मोहब्बत का खौफ है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मैंने सरमद की आंखों में देखा, वहां एक अजीब सी मिठास और एज्म था। मैंने आहिस्ता से कहा कि मैं नहीं जानती कि यह सब कैसा होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। सरमद ने मेरे जवाब पर मुस्कुराकर कहा कि यही मुझे सुनना था, और फिर उसने मेरे कान में आहिस्ता से कहा कि यह हमारी पहली और सबसे यादगार रात होगी। मैं सरमद की बातों में खो गई थी। वह मुसलसल बातें कर रहा था, जैसे यह लम्हा रुक जाना चाहता हो। मैंने महसूस किया कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई है और मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। सरमद ने मेरे बालों को पीछे किया और कहा कि तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक है। मैंने सरमद को शर्म से देखा, लेकिन अंदर से एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। 5 मिनट गुजर गए, लेकिन हम दोनों खामोश थे। सरमद ने मेरे हाथ को अपने हाथ में थामे रखा और आहिस्ता आहिस्ता कहा कि अब वक्त है तुम्हें वह करना जो मैंने कहा था। मैंने सरमद की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यह सब हो रहा है। सरमद ने मुझे करीब किया और कहा कि यह लम्हा तुम्हें हमेशा याद रहेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे कभी ना भूलो। मैंने सरमद की बात सुनकर सर हिला दिया और दिल ही दिल में कहा कि शायद यह लम्हा वाकई खास है। सरमद ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो बस याद रह जाते हैं। यह लम्हा भी वैसा ही है। मैंने आहिस्ता से पूछा कि क्या यह लम्हा हमारे ताल्लुक की बुनियाद बनेगा? सरमद ने मुस्कुराकर कहा कि यह लम्हा सिर्फ शुरुआत है, हमारी मोहब्बत का पहला बाप है। मैंने सरमद की बात सुनी और दिल ही दिल में उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मान लिया। यहाँ पर हम दोनों खामोश थे। मैं सामने खड़ी सरमद को देख रही थी और उसके हाथ मेरे हाथ में मजबूती से थे। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून और डर दोनों एक साथ थे। मैंने महसूस किया कि यह लम्हा जिंदगी के सबसे अहम लम्हों में से एक है। हम लोग अभी अंदर ही थे। मैं भी शर्मा रही थी, खुश हो रही थी, क्योंकि जाहिर है मुझे भी मेरे शौहर के साथ वक्त गुजारने की खुशी तो थी। लेकिन सब कुछ मेरी उम्मीद के बरक्स होना शुरू हो गया। मैं यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन सरमद ने कहा कि अभी नहीं, और उसके लहजे में एक अजीब सी जिद थी, जैसे वह जानता हो कि मैं यह काम करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी अपनी मर्जी पर इसरार कर रहा हूँ। कुछ देर खामोशी के बाद अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और एकदम मेरे जिस्म में कमजोरी महसूस हुई। मैं जमीन पर बैठ गई। मुझे उठाना मुमकिन नहीं था। मेरे सांस रुकते रुकते आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। मेरी हालत खराब होती जा रही थी। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक हद के बाद मुमकिन नहीं रहा कि मैं अपनी हालत पर काबू पा सकूं। सरमद मेरी हालत देखकर घबरा गया। वो फौरन मेरे करीब आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे सहारा देने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उसका हाथ झटक देती और सर हिलाकर कहती कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद ठीक हो जाऊंगी। लेकिन वह समझने की बजाय कह रहा था कि मरियम, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा आराम करो, थोड़ी देर में ठीक हो जाओगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जमीन पर बैठकर सर झुका लिया। थोड़ी देर के बाद सरमद बाहर निकल गया मदद मांगने के लिए। उसके जाने के कुछ ही लम्हे बाद एयर होस्टेस की एक टीम वहां पहुंची। उन्होंने मेरे करीब आकर मेरी हालत देखी और फौरन समझ गए कि मामला मामूली नहीं है। एक एयर होस्टेस ने जोर से पुकारा कि डॉक्टर की जरूरत है। कुछ मुसाफिर भी हैरानी से हमारी तरफ देखने लगे कि ये क्या हो रहा है। यह मंजर उनके लिए भी गैर मुतवक्के था। एयर होस्टेस ने फौरन दीगर अमले को बुलाया और बाथरूम के करीब से खाली जगह खाली करवाने की कोशिश शुरू कर दी ताकि मुझे सहारा देकर ले जाया जा सके।
मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें खोली और इर्द गिर्द देखा तो बहुत लोग जमा हो गए थे। सरमद बाहर खड़ा मदद के लिए बात कर रहा था, लेकिन मैंने उसे महसूस किया कि वह खुद भी घबराया हुआ था। मेरी हालत देखकर वह बार बार पीछे देखता और फिर एयर होस्टेस से बात करता रहा। अचानक मेरी सास और भाभी भी पहुंच गई। वह दोनों हैरान होकर मेरी तरफ दौड़ी और फौरन मुझे सहारा देने लगी। मेरी सास ने सरमद को गुस्से से देखा और कहा, अल्लाह ही तुम्हें हिदायत दे। तुम लोग कैसे काम करते हो और यह सब क्या हो गया? यह सब कैसे मुमकिन हुआ? सरमद की भाभी भी मेरी हालत देखकर हक्का बक्का रह गई। वो कहने लगी, ये क्या हुआ? दुल्हन को ऐसा कैसे होना पड़ा? मैंने आहिस्ता से सर हिलाकर कुछ कहा, नहीं, लेकिन मेरी हालत वास थी कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। मेरी सांस रुकती और फिरती रहती थी। मैंने महसूस किया कि मेरी सास और भाभी मेरी मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरमद इस तरफ आकर एकदम बोलने लगा कि यह सब मामूल की बात है, फिक्र मत करो। लेकिन मेरे लिए ये लम्हा इतना खौफनाक था कि मैं उसकी बात को यकीन से नहीं सुन सकती थी। जहां तक मैंने गौर किया, मेरे कपड़े भी गंदे हो चुके थे और मैं अपने आप को संभालने की कोशिश में थी, लेकिन मुमकिन ना हुआ। प्लेन के अमले ने फौरन इंतजामिया को इत्तला दी और 1-2 मिनट में पूरा अमला वहां पहुंच गया। एयर होस्टेस ने बुलाया कि हमें अस्पताल जाना होगा क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं थी। सरम ने फौरन आवाज बुलंद कर दी कि यह सब गलतफहमी है, लेकिन उसकी बात किसी ने संजीदगी से नहीं ली और एयर होस्टेस ने हुक्म दिया कि मुझे फौरन तभी मदद फराहम की जाए। उस दौरान सरमद और उसके वालिद साहब को रोक लिया गया क्योंकि इंतजामिया उनसे वजाहत तलब कर रही थी कि उन्होंने ये क्या हरकत की है और उन पर जुर्माना आयद किया गया। सरमद के रिश्तेदार जो प्लेन में मौजूद थे, उन सब ने यह मंजर देखा तो वह सब एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर हैरत और गुस्सा दोनों नुमाया थे। सरमद के चेहरे पर भी गुस्से की लकीरें वास थी। वो बार बार अपनी माँ और वालिद साहब की तरफ देख रहा था, जैसे उन्हें यकीन दिलाना चाहता हो कि ये सब मामूली बात है, लेकिन अंदर से वह खुद भी इस सूरत हाल से परेशान था। उसके रिश्तेदार बातों में उलझ गए और एक दूसरे से कुछ कहने लगे। सब कैसे मुमकिन हुआ? एक दुल्हन की पहली रात पर ऐसा मंजर पैदा कैसे हुआ? यह सबके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज बन गया था। एयर होस्टेस ने मुझे फौरन एक व्हीलचेयर पर बिठाया और सरमद को अस्पताल जाने की इजाजत देने से पहले उससे कई सवालात किए। मुझे मुश्किल वहां से उठाकर बिठाया गया, लेकिन मैं जमीन पर बैठकर बेहाल सी रह गई। सरमद और उसके वालिद साहब एयरपोर्ट के एक तरफ खड़े होकर इंतजामिया से बातें कर रहे थे। मुझे अपनी हालत पर ज्यादा ध्यान नहीं था। मैं बस एक बात सोच रही थी कि शायद यह रात मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा बन चुकी है और मैं इससे निकलने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। यहाँ तक कि प्लेन लैंड हुआ और फौरी तौर पर मुझे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरमाद और उसके वालिद को रोक लिया गया और उनसे तफसील पूछी जा रही थी। इंतजामिया की नज़र में यह मामला संगीन था और उनके ऊपर फाइन भी लगाया गया था। मैंने अस्पताल की तरफ जाते हुए अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन दिल ही दिल में एक एक खौफ और परेशानी थी कि यह रात हमारी जिंदगी का एक ऐसा लम्हा बन चुकी है जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। अस्पताल वाले भी मेरी सास को बातें सुनाने लगे कि आपका बेटा जंगली है, उसे आपने कोई तमीज नहीं सिखाई, क्या हाल कर दिया लड़की का पहली ही रात में, यह सब कैसे हो गया? यह सुनकर मेरी सास चुप रह गई, लेकिन उसके चेहरे पर दुख और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वह खामोशी से मेरी तरफ देखती रही और एक कोने में बैठकर रोना शुरू कर दिया और मैं उसकी रोने की आवाज सुन रही थी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। दूसरी तरफ सरमद और मेरे ससुर अभी तक फोन नहीं उठा रहे थे। उनके फोन बज रहे थे, लेकिन वह किसी तरह जवाब नहीं दे रहे थे। यह सब कुछ सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया था। मुझे नहीं मालूम था कि एयरपोर्ट पर उनके साथ क्या हो रहा था और वह किस बातों का सामना कर रहे थे। शायद उनको वहां काफी सख्त बातें सुनने को मिल रही थी। हमें अस्पताल से वापस घर लाया गया। घर पहुंचने पर भी कुछ मेहमान मौजूद थे जो मेरे चेहरे और हालत को देखकर खामोश हो गए थे। उनके चेहरे पर हैरत और अफसोस दोनों थे। मैं अंदर दाखिल हुई तो मेरी सास फौरन मुझे कमरे में लेकर गई और एक तरफ बैठकर रोना शुरू कर दिया। वो मुसलसल यह कह रही थी कि इतनी मुश्किल से इज्जत कमाई थी, सारी की सारी लुट गई। अब यह लोग भी कहानियां बनाएंगे और हमारे घर की इज्जत को नुकसान पहुंचाएंगे। उसके अल्फाज मेरे दिल पर एक बोझ की तरह गिरते जा रहे थे।
मैं खामोश रही, लेकिन अंदर से एक गहरा दर्द महसूस कर रही थी। मेरी सास ने सरमत की बात करते हुए कहा कि अस्पताल में डॉक्टर ने भी बहुत बातें की है और कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं हैरान रह गई। मैंने आहिस्ता से कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है? तो उसने सख्त लहजे में कहा, क्यों तुम्हारा कसूर नहीं है? मर्द तो ऐसे ही होते हैं, गलत बातें करती रहती हैं। लेकिन औरतों का काम होता है कि उन्हें मना करना चाहिए। तुमने उसको यह नहीं कहा कि घर जाकर यह काम कर लेना। यह सुनकर मेरा दिल घबराने लगा। मैंने कहा था, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई। मेरी सास ने सरमत के रवैया पर तनकीद करते हुए कहा कि यह सरमत इसी तरह का है, उसके साथ रहना है ना, तो यह सब करना पड़ेगा। अगर अल्लाह मियाँ की गाय बनी रहोगी ना, तो बार बार अस्पताल जाना पड़ेगा। मैं यह बात सुनकर अंदर ही अंदर डर गई, लेकिन वह मेरी हालत पर बिल्कुल रहम नहीं कर रही थी। उन्होंने मुझे ऐसे अल्फाज कहे कि मैं खामोश रह गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं कुछ बोल ना सकी। मैं एक दिन की दुल्हन थी। ऊपर से मेरे साथ यह हादसा हुआ था और उसका बोझ मेरी बर्दाश्त से ज्यादा था। कम से कम मुझे कोई तसल्ली ही दे देता, लेकिन वहाँ कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो मुझे सुकून दे। कुछ देर बाद मेरे लिए दूध का गिलास भिजवा दिया गया। मेरी ननंद मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा कि हमारे घर में दुल्हन को अकेला नहीं छोड़ते। कहती है, उसके पीछे भूत लग जाते हैं, इसलिए आज मैं आपके पास सो जाऊंगी। मैंने उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन दिल ही दिल में एक अजीब सा गम था। मैंने कहा, तुम्हारे भाई नहीं आए? वो कहने लगी कि वह तो अभी तक नहीं आए। वो लोग रात के किसी वक्त आए, लेकिन सरमत को मेरे कमरे में नहीं भेजा गया। ये सुनकर मेरा दिल और भी भारी हो गया। मेरी क्या हालत थी मैं ही जानती थी। एक तो मेरे साथ यह हादसा हुआ, ऊपर से मेरा कोई अपना भी मेरे साथ नहीं था। कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। सब लोग बातें करने वाले ही थे और बातें कर भी रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोग कहने लगे कि यह लड़की खुद ही उसकी वजह बनी होगी। अगर औरत खुद ना चाहे कुछ भी नहीं हो सकता। यह सुनकर मेरे दिल पर एक और धचका लगा। मैं खामोशी से अपनी आंखें बंद कर लेती और एक गहरी सांस लेती रही। मेरी सास के चेहरे पर गम और मायूसी साफ नजर आ रही थी और वह कह रही थी कि आपको कोई पढ़ी लिखी लड़की लानी चाहिए थी। अब पता नहीं कैसी लड़की उठा के ले आई है। उसने तो इतने ही दिन में आप लोगों को माशरे में जलील करके रख दिया है। आगे पता नहीं क्या होगा। यह सुनकर मेरा दिल और भी भारी हो गया और मैं खामोशी से अपने कमरे के एक कोने में बैठकर सोचने लगी कि शायद मेरी जिंदगी का ये पहला दिन ही सबसे मुश्किल दिन बन गया है। सरमत मेरे कमरे में जब आया तो ऐसे लगता था कि उसे कोई परवाह ही नहीं है। उसने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं और सीधा पूछा कि कब तक ठीक हो जाओगी। मैं हैरान हो गई। मैंने आहिस्ता से कहा कि मुझे नहीं पता। डॉक्टर कह रही थी 1 हफ्ता लगेगा। उसने बगैर किसी जज्बात के कहा, 1 हफ्ता? फिर मैं एक काम करता हूँ। मेरे दोस्तों ने मेरी शादी की खुशी में पार्टी रखी है। मैं वहीं चला जाता हूँ। उधर ही रह लूंगा कुछ दिन। जब तुम ठीक हो जाओगी तो आ जाऊंगा। मैंने उसकी बात सुनकर आहिस्ता से कहा कि मेरी ऐसी हालत में आप मुझे छोड़ के जाएंगे? सब घर वाले मुझे बातें सुना रहे थे। यह सब कुछ तो आपकी वजह से हुआ है। वो हंसकर बोला कि मेरी वजह से हुआ है? क्या मैं तुम्हें जबरदस्ती ले गया था? वहां तुम भी तो मेरे साथ गई थी। उस वक्त तुम बड़ी खुश हो रही थी। अब तुमने सब कुछ मुझ पर डाल दिया है। मैं हैरान रह गई कि किस किस्म का आदमी था, किस तरह की बातें कर रहा था। मेरे साथ इतना बुरा हुआ वह भी उसकी वजह से। लेकिन मेरा ख्याल करने की बजाय मुझे यह महसूस करा रहा था कि जैसे मैं सिर्फ एक ही काम के लिए हूँ, और क्योंकि अभी यह काम नहीं हो सकता तो मेरे साथ भी नहीं रहेगा और साथ ही मुझे। लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा बार था। मैं जानती थी कि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने अपनी हालत को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि शायद यह वक्त हमारी दूरी को खत्म कर दे। लेकिन वापस आकर मेरी हालत और खराब हो गई। मैं महसूस करने लगी कि ये सब कुछ जिस्मानी नहीं, बल्कि एक जहनी बोझ है जो मुझे अंदर से दबाए हुए है, और ये बोझ हर लम्हा बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन बाद मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे अस्पताल जाना पड़ा। मैं वहां जाकर हैरान रह गई कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि किसी ने मुझे मिसकैरेज करने की दवाई घोल के पिलाई है या तो मैंने खुद पी है।
यह सुनकर मैं लरस गई। मैंने सख्ती से कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मेरी समझ में आ गया कि यह काम सरमद ने किया है। जब मैंने बाद में उससे पूछा तो उसने बगैर किसी शर्म के कहा कि जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। मैंने तुमसे शादी की है तो मैं बच्चों की माँ बनाने के लिए नहीं। अपने लिए वैसे भी तुम्हारे पास 3-4 साल है। उसके बाद तुमने वैसे ही बूढ़ी हो जाना है, पहले जैसा नहीं लगना। 3-4 साल मेरे साथ एंजॉय कर लो, फिर उसके बाद बैठ के माँ बन जाना और बच्चों को पालती रहना। मुझे कोई मसला नहीं होगा। उसकी यह बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने महसूस किया कि यह आदमी मेरी जिंदगी का हिस्सा रहने के लिए तैयार नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। मैंने अंदर ही अंदर फैसला कर लिया कि यह इंसान सारी जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं था। मैंने अपनी हिम्मत जमा की और अपने माँ बाप को कहा कि मैं आना चाहती हूँ। उन्होंने वहां से मेरे लिए टिकट भेजा और मैंने अपनी सास से कहा कि मैं 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। उनको यह सब नॉर्मल लगा कि बस लड़की अपने माँ बाप से मिलने जा रही है। मैं चली गई, लेकिन अब मुझे जहाज में बैठने से भी डर लगता था क्योंकि मेरा दिल खौफ और दुख से भरा हुआ था। जब मैं अपने घर पहुंची तो मैंने अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया और कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। यह सुनकर मेरे माँ बाप का गुस्सा भी मेरे हक में हो गया। उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और कहा कि बेटी तुमने सही फैसला किया है, हम तुम्हारे साथ हैं। उसी दिन से सारे मामलात बिगड़ना शुरू हो गए। सरमद के खानदान ने मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी कि वो तलाक नहीं देंगे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने खुला का केस कर दिया और अदालत ने मेरे हक में फैसला दे दिया और यह बुरा आदमी मेरी जिंदगी से निकल गया। आज मैं यह बात दिल से कहना चाहती हूँ कि बेटियों की शादी देखभाल के करें, सिर्फ पैसा और शक्ल ना देखें, बल्कि यह भी देखें कि इंसान अच्छा है या नहीं। क्योंकि एक अच्छा इंसान सिर्फ खूबसूरती या दौलत से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उसके किरदार से पहचाना जाता है। और यह किरदार ही एक खुशगवार जिंदगी की बुनियाद होता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी दूसरी लड़कियों के लिए एक सबक बने ताकि वह अपनी जिंदगी के फैसले सोच समझ कर करें और कभी भी सिर्फ दूसरों के कहने पर अपनी खुशी कुर्बान ना करें। क्योंकि शादी एक मुकद्दस रिश्ता है जिसमें मोहब्बत, एहतराम और यकीन की बुनियाद होनी चाहिए, ना कि खौफ और जबरदस्ती की। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं इस रिश्ते से निकल गई, क्योंकि उस आदमी ने जिसने अपनी ही औलाद को दुनिया में आने से पहले खत्म कर दिया, बाद में पता नहीं मेरे साथ क्या करता। मेरे लिए यही मेरी आंखें खोल देने का एक पॉइंट था। अगर यहाँ पर मैं चुप कर जाती तो फिर खुदा की कसम मैं पूरी जिंदगी जलील होती। अब आप लोग बताएं कि मैंने सही किया या नहीं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।